क्या महंगाई और बेरोजगारी में एक रेस चल रही है? महंगाई ज्यादा बढ़ेगी या बेरोजगारी? तेल जिस दिन नहीं बढ़ता उस दिन सुबह गैस के दाम बढ़ जाते हैं, शाम होते होते पीएनजी सीएनजी महंगी हो जाती है। महंगाई पर चिंता शुरू करो तो बेरोजगार युवाओं की आवाज आती है, हमारे लिए दस्तक कब दोगे? नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जिसमें आज पहला मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार के मौके पैदा करके उन्हें युवाओं के हाथ तक पहुंचने से पहले खत्म कर देने वाली नीतियों पर आज दस्तक देंगे। ये बेरोजगारी के खिलाफ लगातार चल रही हमारी सीरीज का हिस्सा है। दूसरा मुद्दा आज होगा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जहां बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक दबंग आरोपी उसके पिता को गोली मार देता। तीसरी दस्तक होगी रेप के आरोप में 20 साल तक जेल की सजा काटने के बाद निर्दोष साबित हुए एक नागरिक की कहानी के साथ। दस्तक देकर पूछेंगे, क्या इंसाफ के घर में देर भी है और अंधेर भी है? तो शुरू करते हैं आज की पहली दस्तक, मुद्दा बेरोजगारी, जिस पर लगातार आज तक दस्तक देकर सरकारों को युवाओं के हक की नौकरी देने की मुहिम चला रहा है। सरकारें कहती हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। सही बात है, इस बात से कोई इनकार भी नहीं करता, लेकिन रोजगार पैदा करना और जो रोजगार के मौके सरकारी नौकरियों में ही पैदा हुए हैं उन्हें तय वक्त में भरना तो सरकार का ही काम है। हजारों पद फिर भी खाली पड़े रहते हैं और लाखों बेरोजगार नौजवान एक एक नौकरी के लिए परेशान घूमते हैं। ऐसी हालत पैदा करने वाली नीतियों पर दस्तक देती आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो गई, अब बस रहने दो बेटा, आ जाओ घर पे, बहुत पढ़ाई कर ली। घर वाले शादी भी कर देंगे, जितने अभी तो चलो उम्र नहीं हुई है, कुछ सालों बाद हमारी भी हो जाएगी। इसके पहले तो हमारी बड़ी बहनों की तो हो भी चुकी है, तो वो तो बहुत चिंतित रहती हैं कि नहीं अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई है, तो कैसे क्या होगा। मध्य प्रदेश में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। ये ऑफिशियल डाटा है। जिस मध्य प्रदेश में सरकार ने 2,41,000 करोड़ का बजट पेश किया, उस राज्य में सरकारी आंकड़े कहते हैं बेरोजगारों की तादाद 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और यह हालत तब जबकि अकेले मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में दावा है 90,000 पद खाली हैं और नौकरी के लिए भटकते नौजवान 25 लाख। जो नौजवान किताबों के ढेर में अपनी जिंदगी खपा देते हैं, मुरैना की शालिनी गोयल की तरह, जो भोपाल में 1.5 साल से तैयारी कर रही हैं, इस उम्मीद में कि सरकारी नौकरियों में भर्तियों के ऊपर कुंडली मारकर बैठी पूरी सरकारी व्यवस्था से पैदा हुआ विघ्न अब विघ्नहर्ता ही दूर कर दें। लेबर इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो 2017 में लास्ट बार आई थी, तब से अभी तक आई ही नहीं है। अभी टूडी के आए थे फॉर्म, तो उसमें लगा था कि लेबर इंस्पेक्टर का आएगा, लेकिन वो भी नहीं आया है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। हालांकि रोजगार मेले तो लगे, लेकिन उसमें भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसा नौकरी का अवसर ही मिला है। हालात ये हैं कि सरकार ने नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों को ही प्राथमिकता देने का ऐलान कर वाहवाही तो लूटी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रोजगार पोर्टल पर दर्ज नामों में से 90% लोग मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं। 2018 में सरकारी रोजगार पोर्टल पर मध्य प्रदेश में 7,47,000 बेरोजगार नौकरी की तलाश में नाम दर्ज कराते हैं। 2019 में यह आंकड़ा रोजगार पोर्टल पर 8,46,000 का हो जाता है। 2020 में नए बेरोजगारों की संख्या 6,11,000 और जुड़ जाती है। इस तरह 2020 के अंत तक सरकारी रोजगार पोर्टल पर ही रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद 24,72,000 तक पहुंच जाती है। से एक हैं छतरपुर की समृद्धि पांडे भी। पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते करते घरवाले भी अब इन्हें वापस भोपाल से बुलाने लगे। ये बेटियां डरती हैं अगर एक बार शादी हो गई तो शायद नौकरी करने का सपना जिम्मेदारियों के बोझ में दबा ना दिया जाए। तो नौकरी क्यों नहीं मिलती? 4 साल हो गए तैयारी करते करते और अभी तक वैकेंसी के कुछ पता नहीं है। 2017 में मतलब निकली थी, उसके बाद से कोई निकली नहीं है वैकेंसी। सरकारी रोजगार देने वाले सिस्टम की हालत यह है कि 2020 में ही जब 6 लाख से ज्यादा बेरोजगार सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है गवर्नमेंट ने 3,605, जी हाँ सिर्फ 3,605 लोगों को रोजगार दिलाया। सरकारी नौकरियां कोई विभाग हो, 40% से ज़्यादा वैकेंसियां उस पर जनरेट हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। पर नौकरियों के लिए वैकेंसी की जितनी भी थ्योरी होती है वो कंप्लीट ये सरकार नहीं करती है।
प्राइवेट सेक्टर में लगातार नौकरियां जिनको मिल गई थी उनकी जाती जा रही है। लगभग 50% से ज्यादा युवा मध्य प्रदेश का बेरोजगार घूम रहा है। मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी है। सरकार ने इसके लिए 4000 पद भी निकाले हैं, लेकिन आवेदकों का आंकड़ा पहले ही 12 लाख तक पहुंच चुका है। यानी हर एक पद पर 300 नौजवान नौकरी के लिए संघर्ष करेंगे। यह हाल तब है जब राज्य में हर साल 4 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। इनमें से कुछ ही उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बाकी रोजगार के लिए यूं ही भटकते रहते हैं। आज आप देखेंगे तो चारों तरफ जितने भी हालत ये कि जिन्हें सरकारी नौकरी मिल जानी थी वो बेरोजगार संघ बनाकर बाकी बेरोजगारों को एकजुट करके सरकारों से अपने हक की नौकरी पाने के लिए क्लास चलाने लगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा इंडिया? बढ़ेगा इंडिया 2018 में एक एग्जाम हुआ था टेट का, शिक्षकों का, आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। दावा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक के 30,000 पद खाली हैं। परीक्षा हो गई लेकिन काउंसलिंग पूरी नहीं की। पुलिस में आरक्षक के 9,000 पद खाली हैं। ये आयु सीमा विवाद में भर्ती अटकी है। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग पोस्ट एएनएम के 9,500 खाली पद हैं। भर्ती पर विचार ही चल रहा है। दावा है महिला बाल विकास विभाग में 1,000 पद खाली हैं, लेकिन अभी किस एजेंसी से भर्ती शुरू कराई जाए फैसला नहीं हो पा रहा। इसीलिए शालिनी और सृष्टि जैसी बेटियों और लाखों बेटों के हक की दस्तक देने आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह शिवराज सरकार के मंत्रियों तक पहुंचते हैं। अभी परीक्षाएं और भी पुलिस विभाग में लंबित होंगी? निश्चित रूप से होंगी और अकेले पुलिस विभाग में नहीं, सभी विभागों में वैकेंसियां निकालना है। अभी हम पुलिस की निकालने वाले हैं बड़ी संख्या में। मेरे कॉपरेटिव विभाग में अभी जूनियर सेल्समैन के हमने करीब 3750-3800 पोस्टें अभी भरी है। अभी हम 6,000 साढ़े 6,000 लोगों का अभी नई भर्ती निकालने वाले हैं। ऐसे जैसे जैसे हमारी व्यवस्थाएं ठीक से होती जाएंगी, उस सरकार युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के लिए रास्ते खोलेगी, द्वार खोलेगी। पद खाली होने पर भी युवाओं का बेरोजगार होना पूरी व्यवस्था पर एक सवाल है, जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि लगभग हर राज्य के भीतर फैल चुकी समस्या है। इसीलिए वो दस्तक जरूरी है जो वक्त पर भर्तियां पूरी न करने वाले विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करे। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। ये कहानी आज आपको मध्य प्रदेश की दिखाई है। ऐसे ही कई राज्यों से दर्शक रोज हमें मैसेज भेजते हैं, यही समस्या बताते हैं कि पद खाली पड़े लेकिन भरे नहीं जा रहे। इसलिए आज की रिपोर्ट के बाद आज तक की दस्तक यह है कि विधायक सांसद का पद खाली हो तो फौरन चुनाव करा दिए जाते हैं। सरकारी विभागों में खाली पद पड़े रहते हैं, फौरन क्यों नहीं भरे जाते? विभागों में एक तय समय से ज्यादा पद खाली रखने पर मंत्री अधिकारियों पर कार्रवाई का नियम बनाया जाना चाहिए। ये आज दस्तक देकर कह रहा है। और बेरोजगारों के बाद अब दस्तक बेटियों की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी। यूपी का हाथरस आज एक बार फिर अपराध की वजह से सुर्खियों में आया, जहां बेटी से छेड़खानी के आरोपी ने दावा है कि दोबारा कमेंटबाजी का विरोध करने पर लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। एक आरोपी पकड़ा गया, 3 अब भी फरार हैं। आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन का निर्देश भी हुआ है, लेकिन ऐसे ही आदेश तो पहले भी हुए थे। तो फिर चूक कहां हो रही है? उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया। 6-7 लोग ने मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? शाम को जब हाथरस की ये बेटी अपने पिता के शव को कंधा देकर आगे बढ़ी तो सवाल उठा, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी आम आदमी को सुरक्षा देने में नाकाम हो चुकी है? महिलाओं से अपराध के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश में पुलिस के हर दावे पर सवालों की सुबह बेटी की गुहार के इस वीडियो के साथ होती है। दे दो, प्लीज मुझे दे दो। तो सवाल सीधा सा ये उठता है कि जिस प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस चलाती है, जिस प्रदेश में दावा होता है कि मोबाइल पर इंटरनेट में अश्लील वीडियो देख लिया तो कानून के हाथ रोकने पहुंच जाएंगे, जिस उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा दिया जाता है, वहां हाथरस के शासनिक क्षेत्र में एक बेटी से छेड़खानी का आरोपी लड़की के पिता को कैसे गोली मारने को बेखौफ हो सकता है? गाली गलौज की है शुरू
पापा हमारी वजह से होपलेस से हो गए थे हमें बचाने के चक्कर में। तो पापा के गोली मारी है इसने, मम्मी के मारने की कोशिश की है, मम्मी की निकल गई है साइड में होके। जैसे उन्होंने मेरे पापा को मारा है उन लोगों को भी वैसे ही सजा मिले, उन लोगों को यहाँ गोली पड़े सीधे यहाँ। पीड़िता के पिता का अंतिम संस्कार हो गया और इस बेटी का इंसाफ अभी तो अधूरा ही रह गया, जिसके साथ जुलाई 2018 में मुख्य आरोपी छेड़खानी करता है। आरोपी गौरव शर्मा फिर 1 महीने जेल में रहकर जमानत पाता है और 1 मार्च सोमवार को दोनों पक्षों के बीच दोबारा विवाद होता है। गौरव शर्मा इसी खेत में आकर पीड़िता के पिता के शरीर में गोलियां उतार देता है, जहां से आपको पूरी खबर दिखाने संवाददाता अरविंद ओझा पहुंचते हैं, चश्मदीद से बात करते हैं। पैर में गोली लगती, वो जैसे ही भागे, कुछ दूरी भागने के बाद ही गिर गए। गिरे हुए अमरीश शर्मा में उन्होंने सामने एक व्यक्ति और था, उसने ताबड़तोड़ उनमें गोली मारी। पीछे उनके जो साथी अन्य थे उन्होंने गिरे हुए गोली लगे हुए अमरीश शर्मा में ऊपर से और 3-4 गोली मारी। इस पूरी वारदात में पुलिस पर पहला आरोप, विवाद होने पर सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई नहीं की। हमने अपने फ़ोन से फ़ोन किया है पुलिस अंकल जी को, धर्मेंद्र दीवान जी जो हमारे घर भी आते रहते हैं, उनका नंबर हमारे फ़ोन में सेव था। तो उनके पास हमने फ़ोन किया, उनसे बोला अंकल जी, मैंने कहा पहले मम्मी ने बात की थी, तो फिर मैंने बोला मैं अंकल जी धमकी दे रहा है ऐसे ऐसे, आप आ जाओ, या तो कि बेटा मैं नहीं आ पाऊँगा तो आप 112 नंबर को कॉल कर देना, मेरी गाड़ी लेट हो जाएगी थोड़ा, वो तुरंत पहुँच जाएगी। ऐसी नौबत क्यों आई, ये भी यूपी पुलिस को जांच करना जरूरी है। सिर्फ इस बात पर खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकते कि उसने तुरंत दबिश देकर एक आरोपी को पकड़ लिया और जिले के तमाम अधिकारी पीड़ित परिवार को दिलासा देने पहुंच गए। लगातार दबिशें रात भर चल रही हैं, इनके कई करीबी हमारी हिरासत में, जिनसे पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी और इनके ऊपर की कानूनी कार्रवाई एक नज़ीर बनेगी। पुलिस से दूसरा सवाल है, जब 2018 में छेड़खानी का केस चल रहा था तो अब तक इसकी जांच पूरी क्यों नहीं हो गई? अगर छेड़खानी का आरोपी जमानत पर था तो क्या परिवार से जाकर सुरक्षा का हाल जानने की कोशिश इन 2.5 साल में कभी पुलिस ने की थी? इन बातों पर ध्यान दिया गया होता तो इस घर में मातम नहीं हो रहा होता, न ही सियासत का मौका जन्म ले पाता। इनको अपने बहुमत का घमंड है, इनको अपनी दिल्ली सरकार का घमंड है, इनको अपनी जातिवादी व्यवस्था के तहत जाति के आधार पर जो अधिकारी पोस्ट हैं उन पे घमंड है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बन नहीं पा रही उत्तर प्रदेश में। यही बात क्या समाजवादी पार्टी के नेता हाथरस की पीड़िता के इस बयान को सुनकर भी देंगे? उसके ऊपर हाथ है नेताओं का, समाजवादी पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर हाथ है बड़े बड़े नेताओं का, इसलिए उसकी औकात हुई है मेरे पापा को गोली मारने की, वरना ऐसे नहीं मार देता। कानून व्यवस्था पर सिर्फ राजनीति करने का ही नतीजा है कि अपराधी बेखौफ हो जाता है, पुलिस तुरंत एक्शन नहीं ले पाती और बेटियां पिता को कंधा देने के लिए लाचार। राजेश सिंघल के साथ अरविंद ओझा, हाथरस आज तक। यूपी में एक तरफ बड़े माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, फिर भी महिलाओं से अपराध की वारदातें थम नहीं ले रही। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 2017 से 2019 के अपराध के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं से क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 2017 में जहां महिलाओं से क्राइम के मामले 56,000 से ज्यादा सामने आए, 2019 में महिलाओं को 59,000 से ज्यादा अपराधों का सामना करना पड़ा। 2019 में बलात्कार से जुड़े अपराध के केस में राजस्थान के बाद यूपी नंबर 2 है। अपराध के ये आंकड़े तभी घटेंगे, महिलाएं हर राज्य में तभी सुरक्षा पाएंगी जब कानून व्यवस्था सिर्फ राजनीति और सत्ता पाने का मुद्दा नहीं होगी। वैसे कहा जाता है कि इंसाफ के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। कहा यह भी जाता है 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। देश में न्यायिक व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हुए तब भी एक सवाल उठाना बहुत जरूरी हो गया, जब उत्तर प्रदेश के ललितपुर में विष्णु तिवारी नाम के एक नागरिक को 20 साल जेल में रहने के बाद अदालत रेप और एसटी एक्ट के मामले में निर्दोष बताने को मजबूर हुई। 18 साल यानी वो उम्र जब नागरिक बालिग होता है देश के कानून के हिसाब से। 18 साल यानी देश में वोट देने की कानूनी उम्र। यही उम्र थी जब 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रहने वाले विष्णु तिवारी को दावा है रेप और SC/ST एक्ट के झूठे मामले में निचली अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब 20 साल तक जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने
विष्णु तिवारी को निर्दोष बताया। यानी विष्णु तिवारी की जिंदगी के सबसे अहम 20 साल कानूनी व्यवस्था की अंधेरगर्दी में बर्बाद हो गए। ये घर ललितपुर में विष्णु तिवारी का है। 20 साल पहले इस घर में विष्णु के माता पिता 4 दूसरे भाई रहते थे। अब जब विष्णु अपनी जिंदगी के 7,300 दिन जेल में काटने के बाद निर्दोष साबित होकर लौटेंगे तो एक नागरिक के घर में सिवाय छोटे भाई के परिवार कुछ नहीं होगा। मेरे माँ बाप खत्म हो चुके तो उनकी अर्थी में नहीं आ पाए, मेरे भैया भी खत्म हो गए तो उनकी अर्थी में भी नहीं आ पाए, और कुछ लोगों ने रंजिश के बारे में, कुछ लालच के बारे में फंसा दिया। 20 साल में कोर्ट ने निर्दोष साबित किया तो क्या फायदा है उससे, हम लोग समाज में नहीं बैठ पाए। देश में वीवीआईपी और आम नागरिक के बीच फर्क को बताने वाली यह कहानी है। देश में महंगे वकील रखने वाले लोग बड़ी से बड़ी अदालत में तुरंत तारीख भी पाते हैं और फैसला भी, लेकिन करोड़ों नागरिक कानून व्यवस्था में इंसाफ के लिए तारीख के लिए भी चप्पलें घिसते हैं। एनसीआरबी 2019 के डेटा के मुताबिक भारत की जेल में 70% कैदी वो हैं जो अंडर ट्रायल हैं। दिल्ली और बिहार की जेलों में यह आंकड़ा 80% का है। विष्णु तिवारी को निचली अदालत से सजा मिली, लेकिन उस सजा के खिलाफ सच की लड़ाई जीतने में अपना परिवार, अपनी जिंदगी विष्णु जैसे नागरिक खो देते हैं। उसकी माँ तो बड़ी रोती रही, मुझसे कहती थी भैया राजेश तुम चले जाओ, मिले आओ, मेरा बेटा किसी प्रकार से निकल सके तो निकलवा दो। उसका एक बड़ा भाई भी मतलब ख़त्म हो गया, एक छोटा मतलब उससे भी बड़ा भाई, 2 भाई ख़त्म हो गए हैं इसी में। और उनकी हालत नहीं ख़राब थी कि वो लोग कुछ मतलब वहाँ पर जाकर कुछ कर भी नहीं सकती थी और केस भी नहीं लड़ सकती। 20 साल तक झूठे केस में सजा काटते विष्णु तिवारी को कभी अपने माता पिता की मौत के बाद जमानत तक नहीं मिली। जमानत छोड़िए, दावा है कि पिता की मौत की खबर तक भी विष्णु तक जेल में नहीं पहुंच पाई। देश की जो कानून व्यवस्था है कितनी लचर और ढीली है, इससे इसी बात से पता चलता है कि एक निर्दोष व्यक्ति की 20 सालें जेल में निकल गई हैं और सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद इंसाफ अगर सच का 20 साल बाद आता है तो क्या मान लिया जाए कि सबसे बड़ा अपराध तो गरीब होना ही है। मनीष सोनी, ललितपुर, आज तक। और अब अगली तस्वीर बताती है कि देश के ज्यादातर राज्यों में आम आदमी को इंसाफ दिलाने की पारदर्शिता लाने में कितनी लापरवाही है। सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकारों को बताना था कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर क्या बजट रखा, कितने कैमरे लगवाए। रिपोर्ट में पता चला थानों में कैमरा लगवाने में ज्यादातर राज्य फेल साबित हो रहे हैं। देश के कई राज्यों के कई पुलिस थानों, चौकियों से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं जहां पर शिकायत कराने गए पीड़ित या फिर आरोपी को ही पुलिस वाले बेरहमी से पीटते हैं। 2017 से 2019 के बीच देश में पुलिस थानों के भीतर पिटाई से मौत के 255 मामले सामने आए। चौंकाने की बात यह कि इन 3 सालों में थाने के भीतर पीट कर मार दिए जाने के 250 से ज्यादा केस में सिर्फ 3 पुलिस वालों को सजा हुई। और तब 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। अब 3 साल बाद देश के थानों के भीतर ही अपराध पर लगाम लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पहल पर ज्यादातर राज्य फिसड्डी साबित पाए गए। रिपोर्ट है कि पिछले 1.5 साल में हरियाणा और तेलंगाना ने थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर 1 पैसा खर्च नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में तो 3 साल कैमरा लगाने की योजना बनाने में ही बर्बाद हो गए। उत्तर प्रदेश को अब थाने में कैमरा लगाने के लिए आगे और 3 साल का वक्त चाहिए। मध्य प्रदेश ने 1127 थानों में कैमरे लगाने के लिए अब 2023 तक का वक्त मांगा है। बिहार की तरफ से थानों में कैमरा लगाने का ना तो कोई वक्त सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में बताया गया और ना ही बजट। पश्चिम बंगाल ने तो 5 साल का एक्सटेंशन लेकर भी कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने थाने में कैमरा लगाने में हीला हवाली कर रहे सभी राज्यों को फटकार भी लगाई और कोर्ट की अवमानना करने की चेतावनी भी दी है। सवाल अब यह है कि जो सरकारें पारदर्शिता के दावे करके ही वोट लेती हैं, वो थाने में कैमरा लगवाने से क्यों डरती हैं? संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पहला वोट पड़ने में अभी 25 दिन का वक्त है। कांग्रेस के नेता जहां गठबंधन को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, तब बीजेपी पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए तेजी से दस्तक दे रही है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी की क्या रणनीति होने वाली है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर बीजेपी की तरफ से आ जाएगी। आज तक को जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जिताने के लिए 20 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे।
यानी पूरे मार्च और अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री लगातार ऐसे ही दिल्ली से पश्चिम बंगाल के लिए उड़ान भरेंगे। बंगाल के अलग अलग जिलों में रैलियां करेंगे और वहां की जनता को पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। बीजेपी के लिए यह कोई आम चुनाव नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस जनसंघ से बनी है उसके संस्थापकों में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के थे। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक बीजेपी के हर बड़े नेता का सपना पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सपने को पूरा करने के लिए 20 रैलियां करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की तरफ से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक होंगे तो पार्टी के बाकी बड़े नेता भी अपनी सारी ताकत पश्चिम बंगाल में लगाएंगे। प्रधानमंत्री की तरह गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक रैलियां करके बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह एक तरफ ममता है जिनके कंधों पर पार्टी के प्रचार की सारी जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके पास 4 बड़े नेता हैं जो एक टीम की तरह चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी की इसी ताकत को बंगाल विजय का चतुर्भुज मंत्र कहा जा रहा है। इस रविवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, लेकिन उनसे पहले योगी आदित्यनाथ ने आज मालदा में रैली की और कहा कि 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गले में तख्ती लटकाए घूमेंगे। माता की वंदे। यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की। यहाँ पर पास में ही बांग्लादेश है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर मुस्लिम मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अपने आप के नाम बदल के यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को नाम बदल के, भेष बदल के। आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट है। दीदी जा कर रहा है 70% छोड़ के 30% के लिए वो जो कर रहा है। हमें बंगाल को तुष्टीकरण की भेंट नहीं चढ़ने देनी है। लड़की लोग जो है वो सुरक्षा नहीं है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का मालदा, जहां योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आते ही बीजेपी के कार्यकर्ता जोश से भर गए। भारत माता की वंदे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल और उसमें भी मालदा योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अहम क्यों है, ये समझे। उससे पहले बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत देखिए, जो बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर बहुमत में है। ऐसे में बीजेपी ने हिंदुत्व की धार तेज करने के लिए योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। योगी ने भी बिना देर किए बंगाल के गौरवशाली इतिहास से बात शुरू करते हुए जय श्री राम के नारे पर ममता के कथित विरोध का जिक्र किया और लोगों को याद दिलाया कि कैसे ममता के राज में दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई गई। मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी ठहराने की है, ताकि राज्य के 70% हिंदू वोट को एकजुट किया जा सके। लोक नीति CSDS के साल 2019 के सर्वे के मुताबिक 50% ब्राह्मण, कायस्थ और ऊंची जाति के लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। योगी आदित्यनाथ के प्रचार से बीजेपी को ये समर्थन बढ़ने की उम्मीद है। बीजेपी का दावा है कि मालदा में दीदी की शहर से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे योगी के उत्तर प्रदेश में बनाए गए कड़े कानून से काबू में किया जा सकता है। यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है
और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। मालदा में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कड़े शब्दों में तुष्टीकरण, लव जिहाद और गो हत्या पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है और ख़ास तौर पर उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बीजेपी का आरोप है। योगी आदित्यनाथ के मुंह से अगर ऐसा बयान निकलता है तो इसका संदेश हिंदू वोटर्स के पास बहुत सख्ती से जाता है। और इसी मकसद से योगी आदित्यनाथ की पहली रैली बीजेपी ने मालदा जैसी जगह में आयोजित की, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे के अलावा बीजेपी का सारा जोर राज्य में अराजकता और भ्रष्टाचार पर है। योगी के जरिए बीजेपी बंगाल के वोटरों को उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर हुई कड़ी कार्रवाई को याद दिलाकर वोट पाना चाहती है। तब टीएमसी के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर भी ऐसा ही होगा। 2 मई के बाद राज्य में गुंडे जिंदगी की भीख मांगेंगे। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और उस समय फिर वह दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल से पहले योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में प्रचार किया था, जहां बीजेपी ने 48 सीट जीती थी और ओवैसी की पार्टी को तीसरे पायदान पर खिसका दिया था। बिहार चुनाव में भी योगी ने 17 जिलों में 19 रैलियां की और माना जाता है कि 75 सीटों पर उनका प्रभाव देखने को मिला। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ममता सरकार के खिलाफ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर है और मालदा जैसे जिलों में ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा है। साल 2019 के चुनाव में मालदा उत्तर की लोकसभा सीट बीजेपी कब्जा करने में कामयाब हो गई। हालांकि इस चुनाव में ममता सरकार ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं दी थी। इस वजह से योगी आदित्यनाथ को झारखंड में ही रैली करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिसने पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी की धमाकेदार एंट्री का रास्ता साफ कर दिया। अनुपम मिश्र, मालदा, आज तक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कितनी सीट जीतेगी ये तो 2 मई के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं। आज ममता का साथ छोड़ने वालों में आसनसोल के पूर्व मेयर और टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी हैं, जो बीजेपी में शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि 24 घंटे पहले आज तक के ही कार्यक्रम दंगल में जितेंद्र तिवारी बीजेपी को घेर रहे थे। जब आज भी उन्हें टीएमसी नेता के तौर पर हमने न्योता दिया तो उन्होंने हमें अपने बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी। राजनीति में 24 घंटे भी बहुत लंबा वक्त होता है। नेता रात में जिस पार्टी को कोस कर सोता है, सुबह उसी के गुणगान गाने लगता है। जितेंद्र तिवारी इसकी मिसाल है, जो कब ममता के अनुशासित सिपाही से बाकी हो गए, तृणमूल कांग्रेस को भी पता नहीं चला। जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी माँ बहनें हैं, ये देखिए, ये रविवार को आज तक के दंगल कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसमें जितेंद्र तिवारी बीजेपी पर हमलावर है। देखा जाता है बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी माँ बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। ये तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बंगाल जब एक महिला को मुख्यमंत्री फिर से चाहता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। आप बाहर के लोग आपको बंगाल के बारे में मालूम भी नहीं। सोमवार को भी आज तक के दंगल कार्यक्रम में जितेंद्र तिवारी
तृणमूल कांग्रेस के विधायक के तौर पर पार्टी का पक्ष रखने आए और बीजेपी पर हमला बोला। आप बाहर के लोग, आपको बंगाल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, आपको बंगाल के बारे में आप बाहर के लोग, इसीलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं, इसीलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं। आप सीधे बताइए ना, आप उस कंपनी का पता बताइए जहां से हम खरीदे। आप उस कंपनी का पता बताइए। हो गया आप उस कंपनी का पता बताइए। बांग्लादेश की याद रखना, आप कंपनी का पता बताइए। लेकिन जब आज अपने कार्यक्रम टीएमसी की ओर से जितेंद्र तिवारी को बुलाने के लिए कहा तो उन्होंने खबर दी कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब जिस पार्टी को जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस का विधायक रहते हुए 5 सालों तक न जाने क्या कुछ कहा, उसे एक झटके में अपना लिया, उसके नेताओं से भाईचारा गांठ लिया। मैं बिल्कुल मैं हेवीवेट नहीं हूँ। बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने अपने बड़े परिवार में मुझे भी अपना सदस्य बनाया। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, जिनका पिछले दिनों ममता बनर्जी से मोहभंग हो गया था। उन्होंने ममता पर काम में दखलंदाजी का आरोप लगाया और बीजेपी में आने की कोशिश की, लेकिन आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के विरोध से ऐसा न हो सका। लेकिन लगता है चुनावी नफे नुकसान के गणित बाबुल सुप्रियो का विरोध ढह गया और जितेंद्र तिवारी बीजेपी के हो गए। कोई विरोध नहीं होता कि आप दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं उन्हीं के लोगों को लिए जा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक रूप से सुगबुगाहट होती है, मगर मेरी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी, हम खुले मन से चर्चा करते हैं। जब कहेंगे इनफ हो गया, इनको सदस्यता देनी है, तब कोई बोलेगा नहीं, सब निर्णय को स्वीकार करते हैं। जितेंद्र तिवारी से पहले ममता बनर्जी के कई करीबी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसमें पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, पूर्व विधायक वैशाली डालमिया शामिल है। ममता का आरोप है कि जिन नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी ने इल्जामों से लादा, उनके दागों को मौका आने पर अनदेखा कर दिया। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? চোর কি মাই জোর से बोले। भारत में नेता सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। कौन कब पलटी मार जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जितेंद्र तिवारी तो बस इसकी ताजा मिसाल है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।